अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है रक्तवाहिकाएं। अब देखिए रक्तवाहिकाएं का मतलब समझिए। आपके नाक से जो ये नज़ला निकलता है जिसको पोंटा बोलते हैं, ये भी एक नाली के माध्यम से निकलता है। आपका खून जो चलता है वो एक नाली के माध्यम से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, नस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अरे ये ब्लड जैसे जा रहा है ना, ये सब नस है ना, ये सब नस है ना, सब नस दिख रहा है ना, तो ये सब क्या है, एक नालिए हुआ ना, ये सब एक नालिए ना हुआ। तो वही बात है, वाहिकाएं का मतलब होता है खून को ले जाने वाला। रक्त वाहिका मतलब खून को ले जाने वाला। तो खून को ले जाने वाला कहता है कि रक्त वाहिकाएं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पहुंचाती है। देखिए कहाँ से खून को ले जाती है? हृदय से। दिल से कहाँ पर ले जाता है? विभिन्न अंगों में। शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पहुंचाती है। तो शरीर के विभिन्न अंग में जो रक्त को पहुंचाती है, कौन पहुंचाती है? धमनियाँ। हृदय से विभिन्न अंगों में जो रक्त को पहुंचाती है, कौन पहुंचाती है? धमनियाँ पहुंचाती है। सोचिए, धमनियाँ को धन के लिए काम करना पड़ता है, ऐसा सोच लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न में आप लोग फंसिएगा ज़्यादा। धमनियाँ को धन के लिए काम करना पड़ता है, और कौन सा काम करना पड़ता है? रक्त को दिल से यानी कि हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में भेजता है। तो बताइए, अगर आपसे पूछ दे कि शरीर के विभिन्न अंगों में खून को कौन पहुंचाता है, कहाँ से कहाँ पहुंचाता है? हृदय से विभिन्न अंगों में। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में। और हृदय को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? दिल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जी। तो बताइए कि खून को कौन और कहाँ से कहाँ भेजता है? हृदय से पूरे विभिन्न अंगों में धमनियाँ ले जाता है ना, तो इसलिए उसको धमनियाँ को रक्तवाहिकाएं कहा जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। एस्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे, ठीक है? और क्या आप डॉक्टर को कभी देखे बीपी जांचते हुए? जी। तो बीपी जिस मशीन से जांचता है उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है एस्फिग्मोमैनोमीटर। क्या रहता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर। तो कल आपका बीपी चेक हुआ था, तो उसका मशीन का नाम क्या था? एस्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए ये एस्फिग्मोमैनोमीटर से ये जो है आपको किसी मैन को ही ना जांचा जाता है, किसी मैन को ही जांचा जाता है, इसलिए मैन मतलब आदमी, तो इसलिए एस्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है? एस्फिग्मोमैनोमीटर। तो बताइए कि एस्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापते हैं आप? बीपी यानी कि बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? और ब्लड प्रेशर का हिंदी क्या होता है? रक्तदाब या रक्तचाप। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चे के पिता का लिंग जो निर्धारण होता है, मतलब एक बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र से? पिता के गुणसूत्र से। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, एक बच्चे की पिता का निर्धारण करती है तो DNA फिंगर प्रिंटिंग। कहने का मतलब एक बच्चे का जो फिंगर प्रिंटिंग आता है, आधार कार्ड कहीं बनवाने के लिए आप लोग गए हैं, तो आधार कार्ड जो बनवाने के लिए जाते हैं तो ऐसे करके कहता है ना पुश करने के लिए, तो फिंगर का प्रिंट लेता है। वो क्या लेता है? फिंगर का प्रिंट लेता है। तो फिंगर का जो प्रिंट लेता है तो उसका फिंगर प्रिंट जो है वो किसके फिंगर प्रिंट से मिलता है? आपका फिंगर प्रिंट जो है वो किसके फिंगर प्रिंट से मिलता होगा? आपके पिता के फिंगर प्रिंट से। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिए कि एक बच्चे के पिता का निर्धारण जो होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति आग में झुलस कर मर जाता है, उसका चेहरा मान के चलिए जल गया, पता नहीं चलेगा, हम कैसे पकड़ेंगे कि ये आदमी उसका है? DNA परीक्षण से। किससे पकड़ेंगे? तो DNA परीक्षण जब करेंगे फिंगर से तो पकड़ में आ जाएगा कि यह फलाना आदमी का बच्चा है। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मान के चलिए किसी का गर्दन ही कट गया है और उसका चेक करना है, तो उसका DNA से हम लोग चेक करेंगे। तो वही कहता है किसी बच्चे के पिता का जो निर्धारण करेंगे कि यह किसका बेटी है, यह किसका बेटी है, तो ये इसके पिता का निर्धारण करेंगे तो वो किससे करेंगे? तो उसके DNA फिंगर प्रिंटिंग से। किससे? प्रश्न मेरा समझे कि नहीं पहले ये बता दीजिए आप लोग। क्या समझे? अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का मान के चलिए कि चेहरा पता नहीं चल रहा है, मान के चलिए आर्मी वाला ये जो सैनिक सब जो जाता है इस पर मिशन पर, बॉर्डर पर मिशन पर जाता है, उसको गोली लग गया, मान के चलिए कि बम से उसका पूरा चेहरा ही उड़ गया,
तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो हम लोग जो पकड़ते हैं वो क्या से पकड़ेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंट से। तो अब समझ में आ गया होगा कि किसी बच्चे का पिता का निर्धारण किससे करेंगे? डीएनए के फिंगर प्रिंटिंग से पकड़ेंगे। अगला प्रश्न है, भूमि के अपमार्जन में, अपमार्जन का मतलब क्या होता है? अपमार्जन का मतलब होता है साफ सुथरा। अपमार्जन मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। तो भूमि का अपमार्जन होता है मतलब आप सुने होंगे कि केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है जी। केचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह भूमि को उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। भूमि का अपमार्जन करता है, ये है ना, खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो कीड़ा को देखिएगा, चाली समझते हैं केचुआ, चाली को देखिएगा कैसे, मतलब भूरी सा निकलता रहता है जी। तो उस भूरी निकलने से उसमें ऑक्सीजन जाता है। जब ऑक्सीजन जाता है तो उस खेत की उर्वरा शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं? तो बताया कि केचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा गया? क्योंकि यह अपमार्जन में योगदान देता है। किसमें योगदान देता है? अपमार्जन में योगदान देता है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? केचुआ है। क्या बताइए, प्रश्न समझे कि नहीं समझे? भूमि के अपमार्जन में कौन योगदान देता है? केचुआ। कछुआ नहीं बोल दीजिएगा। अगला है, भोजन का मुख्य कार्य क्या है? यदि आप एक बात बताइए, जब आप कोई फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग रखते कि नहीं कोई आप, तो फास्टिंग रखिए ना, तो बताएंगे आप लोग कि भूमि के अपमार्जन में कौन मदद करता है? केचुआ करता है। ठीक है, और भोजन का काम क्या है? आप जिस दिन भोजन नहीं करते हैं कैसा महसूस करते हैं? आप बताइए, जिस दिन भोजन नहीं करते हैं, आप लेट से करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? आप बताइए। माइंड काम ही नहीं करता रहता है। और कुछ? कमजोरी महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? कमजोरी महसूस करते हैं। तो वही बात है, जब भोजन करते हैं तो आपके अंदर क्या आ जाती है? शक्ति आती है। तो वही बात है कि भोजन का मुख्य काम क्या है? शक्ति देना। क्या काम है? शक्ति देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जानते हैं किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? दूर की वस्तु को देखना और नजदीक की वस्तु को नहीं देखना, उसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो बताइए कि दूरदृष्टि दोष जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। चलिए, मानव नेत्र की कट कर दीजिए। बस इतना याद रखिए कि दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहता है? हाइपरमेट्रोपिया कहता है। क्या कहता है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्योंकि दूर का मतलब हाई हो गया ना, हाई मतलब लंबी कुछ दूरी हो गई, इसलिए दूरदृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में कुछ आया? अगला है यकृत। यकृत का अंग्रेजी बताइए। लीवर। ठीक है, तो यकृत कोशिकाएं जो निर्मित होती है, निर्मित करती है, वो क्या? देखिए, लीवर क्या निर्माण करती है? आप पढ़े थे पित्त यकृत, नहीं पढ़े थे? पित्त यकृत, यानी कि पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। वही प्रश्न यहाँ पर दे दिया कि यकृत जो है वो क्या निर्माण करती है? यकृत कोशिकाएं क्या निर्माण करती है? पीत निर्माण करती है। यकृत कोशिकाएं क्या निर्माण करती है? पीत। यकृत क्या निर्माण करती है? पित्त यकृत। पित्त यकृत। अगला प्रश्न है, वंश पररूप है। क्या है? वंश पररूप है। क्या है वंश पररूप भाई? तो वंशानुक्रमकता की प्रारंभिक स्थिति की एक इकाई। वंशानुक्रमकता की प्रारंभिक स्थिति की इकाई वंश प्ररूप है। तो इसको जरा आप सभी लोग रटिए 2-4 बार जल्दी से। चलिए, तो ये प्रश्न समझ में आया। वंश प्रारूप के बारे में समझ गए। वंश प्रारूप जो है वो क्या है? तो वंशानुक्रमकता की प्रारंभिक स्थिति की एक इकाई है। अगला है, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम आपको प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो वही बात है, न्यूरॉन किसका उदाहरण है? तंत्रिका उत्तक का उदाहरण है या तंत्रिका कोशिका का उदाहरण है। प्रश्न यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको? अगला है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? देखिए, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो देखिए, आपको हम बताए थे एक बात कि जब कभी धुआं लग जाता है तो धुआं लगने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? औनाते हैं ना। तो आप क्यों औनाते हैं? क्योंकि आपके शरीर में ना
जब वो ये धुआं प्रवेश करता है तो आपके शरीर में क्या होता है कि आपके खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा चली जाती है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा चली जाती है तो खून के प्रवाह को रोक देती है, जिसके कारण से आप औनाने लगते हैं। तो देखिए, तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कौन बनाएगा? हीमोग्लोबिन बनाएगा। अगर जिसको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो समझिए कि उसको सांस लेने में कठिनाई होगा। जिसको खून कमी होगा, आप देखिएगा कि कितना आदमी थोड़ा हाँफता रहता है ना, तो हाँफने का मतलब कि ये दमा बीमारी ही नहीं, दमा बीमारी भी होता है, लेकिन हाँफने का रीज़न केवल वही नहीं होता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जब किसी को कमज़ोरी हो, खून की कमी हो, तो उस परिस्थिति में आपको जो है सो क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है बताइए? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है। तो हम इसके पीछे आपको क्या कॉन्सेप्ट बताए कि यदि किसी को ब्लड की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, तो उसको सांस लेने में क्या होता है? कठिनाई होती है, और वह लंबा सांस लेता है। ऐसा आप अनुभव कीजिएगा। कैसे सांस लेता है? लंबा सांस लेता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। बात समझ में आया कुछ? अगला प्रश्न है आपका, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है ना? भारत में किसका विशाल भंडार है बताइए? रेडियोधर्मी तत्व। देखिए, प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम का। इसको हटा दीजिए। ठीक है। जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है उसका क्या नाम है? प्लेटिनम है। क्या नाम है? प्लेटिनम। ठीक है। रेडियोधर्मी तत्व को हटा दीजिए। जो भारत में विशाल मात्रा मतलब अधिक मात्रा पाया जाता है, उसका क्या नाम है? प्लेटिनम। ठीक है। तो बताइए, सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम। सबसे भारी धातु? ओस्मियम है। अगला प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है बताइए? सोयाबीन। देखिए, एक शाकाहारी व्यक्ति को शरीर के लिए, एक शाकाहारी मतलब जो मांस नहीं खाता है ना, उसको शाकाहारी कहा जाता है। जो साग सब्जी खाता है उसको शाकाहारी कहा जाता है। तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए फास्फोरस कहाँ से मिलता है? सोयाबीन से। तो बताइए कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। सोयाबीन में 47% पाया जाता है। याद रखिएगा, सोयाबीन में कितना परसेंट पाया जाता है? 47%। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। तो बताइए, सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है। तो एक शाकाहारी के लिए फास्फोरस की जो जरूरत होती है, देखिए वैसे फास्फोरस जो है ना, फास्फोरस से ऐसे याद कर लीजिए कि सोयाबीन को यदि आप भून दीजिएगा ना, मतलब भून दीजिएगा ना, तो फुसफुसा कर रह जाता है एकदम। मतलब हाथ से मसल सकते हैं उसको आप भुनने के बाद, और खाइएगा तो खाने में भी अच्छा लगता है, नहीं पूरा एकदम महीन नहीं हो जाता है। तो इसलिए याद कर लीजिए कि मतलब कि फोड़ने में आसान हो जाता है। क्या चीज़? फास्फोरस। खुद से रह जाता है, फोड़ देते हैं हम लोग, नहीं भूनने के बाद। किसको? सोयाबीन को। इसलिए एक शाकाहारी व्यक्ति के लिए फास्फोरस जो मिलता है वो क्या चीज़ से मिलता है? सोयाबीन से मिलता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल को ऊपर की ओर गति करना। देखिए, पौधा में जल ऊपर की ओर गति करता है ना, जल ऊपर की ओर चढ़ता है। उस समय बताए थे किसके कारण से? शयानता के कारण से। ठीक है। तो जल जो ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर जो गति करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रसारोहण। ऐसा सोच लीजिए कि ये एक पेड़ है। ये क्या है? एक पेड़ है। और यहाँ से जो मान के चलिए गया आपको जल ऊपर की ओर, तो एक रस के रूप में गया ना, तो इसलिए रसारोहण। बात समझ में आया? तो बताइए कि जल को ऊपर की ओर गति करना क्या कहलाता है? रसारोहण। अगर आपसे पूछा कि रसारोहण किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? पौधों में जल का ऊपर की ओर गति करना ही रसारोहण कहलाता है। पौधों को बोलिए, पौधों में जल को ऊपर की ओर गति करना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में किसकी अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है? पौधों में किसकी अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है? मतलब कि श्वसन की अपेक्षा। देखिए, पौधों में ये दोनों काम होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है और श्वसन भी होता है। ध्यान दीजिए, पौधा में ये दोनों काम होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है और श्वसन भी होता है। लेकिन कहता है कि अधिक तेजी से क्या होता है? तो पौधों में किसकी अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है? तो श्वसन की अपेक्षा। यानी कि श्वसन की अपेक्षा मतलब कि श्वसन की स्पीड कम होती है और प्रकाश संश्लेषण की स्पीड अधिक होती है। यानी कि श्वसन में और प्रकाश संश्लेषण ये दोनों क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया तेजी से होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है। कौन सी क्रिया तेजी से होती है? प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो आपको तेजी से होती है। यहाँ तक समझ में आया?
चलिए अगला प्रश्न है आपको क्रेस्कोग्राफ। कौन सा ग्राफ है? क्रेस्कोग्राफ यंत्र का उपयोग किसमें होता है? तो देखिए क्रेस्कोग्राफ यंत्र का प्रयोग जो होता है पौधों की वृद्धि मापने में। ठीक है, कौन सा ग्राफ है? क्रेस्कोग्राफ है। ठीक है, तो क्रेस्कोग्राफ यंत्र का प्रयोग किसमें होता है? पौधों की वृद्धि मापने में। क्रेस्कोग्राफ यंत्र का उपयोग किसमें होता है? पौधों की वृद्धि मापने में। पौधों की वृद्धि मापने में, मतलब कि पौधा का जो वृद्धि हुआ, आज कितना सेंटीमीटर बढ़ा, आज कितना मीटर बढ़ा, उसको हम लोग जो जांचेंगे वो किसके द्वारा जांचेंगे? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। ऐसा सोच लीजिए कि जब हम पौधा को मापेंगे ना, तो आप क्या ये आम बात है अगल बगल में कोई पौधा की वृद्धि को मापता है? नहीं। लेकिन आप यदि मापने के लिए जाएगा तो सब क्या कहेगा आपको? क्रेक हो गया है। क्या कहेगा? क्रेक हो गया है। तो इसलिए याद कर लीजिए कि क्रेस्कोग्राफ से आपको क्या मापा जाता है? पौधों की वृद्धि को। अब अगला प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अस्राव को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो आपको स्राव होता है, निकलता है कुछ पदार्थ, उसको क्या कहते हैं? उसको हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अस्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन्स। मतलब कि हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? देखिए आप जो हार जाइएगा तो अंदर में रहिएगा ना, क्योंकि बाहर निकलेगा तो श्रम होगा ना, इसलिए हार जाइएगा तो हार्मोन्स। अंदर में रहिएगा तो हार जाइएगा तो हार्मोन्स। और हार्मोन कहाँ से निकलेगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से। अब प्रश्न समझ में आया? हार्मोन कहाँ से निकलेगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलेगा। अगला प्रश्न है स्पोन्डिलिटिस। स्पोन्डिलिटिस बोलिए। स्पोन्डिलिटिस एक बीमारी का नाम है। स्पोन्डिलिटिस क्या है? एक रोग का नाम है। और स्पोन्डिलिटिस में क्या होता है कि मस्तिष्क गुहा जो है सो वो आपको प्रभावित हो जाता है। बताइए बीमारी का क्या नाम बताए? देखिए स्पोन्डी बोलिए लिटिस। हाँ, अगर ये नहीं होता है तो ऐसे बोलिए स्पोन्डिलिटिस बोलिए। और यही अच्छा होगा स्पोन्डिलिटिस। क्यों? क्योंकि टीस जो मारेगा तो कहाँ पर पता चलेगा? मस्तिष्क में। इसलिए याद कर लीजिए मस्तिष्क गुहा। जब आपको मस्तिष्क को कोई गुहता है, मतलब बाल को कोई गुहता है, तो आपको टीस मारता है कि नहीं मारता है? तो इसलिए याद कर लीजिए स्पोन्डिलिटिस। ठीक है, तो स्पोन्डिलिटिस क्या है? मस्तिष्क गुहा एक रोग है। और किससे संबंधित रोग है? मस्तिष्क गुहा से। तो मस्तिष्क गुहा से संबंधित रोग है। और ये स्पोन्डिलिटिस रोग में आपको कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क गुहा प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए तालाब को क्या कहा जा सकता है? बताइए तालाब को आप क्या कह सकते हैं? तालाब एक प्राकृतिक इकोसिस्टम है। बताइए तालाब क्या है? एक प्राकृतिक इकोसिस्टम है। एक प्राकृतिक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र। क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र। तालाब को ये क्या कहा जा सकता है? एक प्राकृतिक इकोसिस्टम। हाँ, एक को हटा दीजिए, प्राकृतिक इकोसिस्टम बोलिए। प्राकृतिक इकोसिस्टम। हाँ, तालाब को क्या कहा जा सकता है? प्राकृतिक इकोसिस्टम। चलिए तो अब बताएंगे आप कि इन्फ्लुएंजा बीमारी किससे होता है? जीवाणु, वायरस से। इन्फ्लुएंजा जीवाणु से नहीं, विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? विषाणु से। देखिए इन्फ्लुएंजा तो कोई भी चीज़ कब फूल जाएगा? जब जो उसको बेसी रगड़िएगा तब ना फूल जाएगा। इसलिए इन्फ्लुएंजा तो फूल जाएगा कब? तो बेसी रगड़ा तो बेसी से विषाणु। इसलिए इन्फ्लुएंजा किससे होगा? विषाणु से। अच्छा अब बताइए डिप्थीरिया किससे होगा? जीवाणु। डिप्थीरिया में कौन सा अंग प्रभावित होगा? कौन सा विटामिन है जो सब्जी में नहीं मिलता है? विटामिन सी। चलिए विटामिन डी। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी का पहुंचना क्या कहलाता है? किसके कारण होता है? शयांता के कारण से, जिसको विषकारिता भी कहते हैं। और पौधों में जड़ों के माध्यम से जो जल जो जाता है उसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछे थे आपको हम। जल जो ऊपर की ओर गति करता है उसको क्या कहते हैं? नहीं बताते कि जल जो है ऊपर जाएगा तो रस के रूप में जाएगा ना, तो रसारोहण। तो बताइए मानव शरीर में श्वसन का केंद्रीय नियंत्रण होता है कहाँ पर, किसके द्वारा? श्वसन का केंद्रीय नियंत्रण जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन कार्य का जो केंद्रीय नियंत्रण होता है किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। ठीक है, चलिए कौन सी जीव की प्रजाति सबसे अधिक है? बिना सल्क वाली मछली का नाम बताइए। कैटफिश है। अगला है कि किसने शुद्ध क्रिस्टल, ठीक है तो बताएंगे आप लोग कि किसने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था? तो
स्टेल ने, किसने? WM स्टेल ने, किसने? WM स्टेल ने। बताइए चिकन पॉक्स रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु का नाम बताइए। चिकन, और चिकन मेरे लिए बैरी है ना, तो बैरीसेला वायरस, ठीक है। चिकन पॉक्स रोग किससे होता है? बैरीसेला वायरस। चलिए निशान धत्ता रोग का क्या क्या नाम है बताइए। निशान धत्ता रोग का रहता अंधी, हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस और निशान धत्ता। तो ये आपको जो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। चलिए अगला है आंख के भीतरी पश्च सतह को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। चलिए अब बताइए कि खून का कौन सा वर्ग है जो सबको दे सकता है? सर्वदाता उसको कहा जाता है, या अंग्रेजी में यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब बताइए आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है, हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन। चलिए रक्त वाहिकाएं जो हृदय से खून को लेकर के शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है, धमनियाँ। धमनियाँ, ठीक है। अब आगे चलिए स्फिगोमीटर से क्या मापा जाता है? क्या कहते हैं, गुण से। बीपी, ब्लड प्रेशर। चलिए एक बच्चे के पिता का निर्धारण किससे होगा? गुण सूत्र से होगा, डीएनए के फिंगरप्रिंट से। अगला है कि भूमि के अपमार्जन में कौन योगदान देता है? कौन सा जीव? केचुआ। भोजन का कार्य शक्ति देना। बताइए दूरदृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया। चलिए अब बताइए यकृत किसका निर्माण करती है? पित्त का। पित्त का। वंश प्ररूप है वंशानुक्रमकता की प्रारंभिक स्थिति की एक इकाई, है ना। चलिए एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन। न्यूरॉन किसका उदाहरण है? तंत्रिका तंत्रिका कोशिका। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आप क्या करने लगेगा? ऐसे करने लगेगा, क्योंकि खून का कमी रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो बताइए आप लोग कि भारत में विशाल भंडार किसका पाया जाता है? भारत में विशाल भंडार। भारत में सबसे विशाल भंडार जो पाया गया है किस धातु का? प्लेटिनम का। एक शाकाहारी जो अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस है कहाँ से प्राप्त करता है? सोयाबीन से। सोयाबीन में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? 47%। सोयाबीन सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है पौधों में जल को ऊपर की ओर गति करना क्या कहलाता है? रसारोहण। पौधों में किसकी अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है? शोषण की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। क्रेस्कोग्राफ यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ मस्तिष्क गुहा का। पौधों की वृद्धि का। क्रेस्कोग्राफ में किसका उपयोग किया जाता है? पौधों की वृद्धि का। बात समझे कि नहीं? चलिए अगला है अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? आप अंदर में कब रहिएगा? जब हार जाइएगा। तो बताइए स्पॉन्डिलिटिस ये आपको जो है वो किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क गुहा को। अगला है तालाब को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक इकोसिस्टम कहा जाता है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।